सीए की तेज सिंगला दिस साइड, आरटीपी नवंबर 2022, सीए इंटर, जीएसटी कवर करेंगे फटाफट से, ताकि एग्जाम के पास आके आप जल्दी से वीडियो सुन के अपना आरटीपी कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 केस बेस्ड एमसीक्यू है। डिलाइट ब्रदर्स एक पार्टनरशिप फर्म है और रेस्टोरेंट बिजनेस रन कर रही है। कॉम्पोजिशन लेवी लिया हुआ है उन्होंने, स्कीम लिया हुआ है 10-1 और 10-2 का। जो गुड सेक्टर में डील कर रहे होते हैं और जो रेस्टोरेंट सर्विस वाले होते हैं उनको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलती है 10-1 और 10-2 में। लेकिन जो प्योरली सर्विस सेक्टर वाले लोग होते हैं वो कॉम्पोजिशन क्लेम करते हैं 10-2A में। तो ये 10-2 में अपना कॉम्पोजिशन लेवी चला रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में स्कीम ले रहा है वो। आगे इन्होंने बता रखा है इनकी टर्नओवर इन द स्टेट अप्रैल के महीने की 12 लाख है। ये टर्नओवर इन द स्टेट का क्या पर्पस होता था, इसी टर्नओवर पे टैक्स लायबिलिटी निकलती थी कॉम्पोजिशन की। देखो कॉम्पोजिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते थे पैन बेसिस पे पूरे इंडिया की, लेकिन टैक्सेस पे करने के लिए कॉम्पोजिशन का आप टर्नओवर इन द स्टेट देखते थे। ठीक है, तो 12 लाख के ऊपर रेस्टोरेंट वाले कॉम्पोजिशन में 5% टैक्स पे करते हैं, तो 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी। तो पहले काम करते हैं, क्वेश्चन की ना रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं कि हमसे क्या क्या मांग रहा है, उसके मुताबिक हम केस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन वही आ गया, टैक्स लायबिलिटी बताओ अप्रैल के महीने की, जो हमने सॉल्व भी कर दी पहली लाइन के अंदर ही। 12 लाख का 5% यानी कि 60,000, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी 30,000 ईच। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछ रहा है बताइए कौन कौन सी सर्विसेज एग्जम्प्ट हैं जीएसटी से। तो इसके लिए ना हमें नोटिफिकेशन नंबर 12 माइंड में रखनी पड़ेगी, एग्जम्पशंस वाली। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है सर्विस सेक्टर का, कि सर्विसेज में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। और फोर्थ क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डाटा पूछेगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या वो कॉम्पोजिशन ले सकता है कि नहीं ले सकता, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी वो सर्विस चेंज कर रहा है, एसी के रिपेयरिंग में जाएगा वो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और आखिर में यही पूछा होगा कि क्या रिपेयरिंग का जो सर्विस है उस पर मिनिमम रेट क्या लगेगा। तो आइए सीधा हम केस को पूरे को पढ़ते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आंसर को हम लोग सोचेंगे। तो आगे क्या लिखा है गौर कीजिएगा। कुछ नए ऑर्डर मिले हैं डिलाइट ब्रदर्स को मेस फैसिलिटी रन करने के लिए, यानी केटरिंग सर्विस कह सकते हैं एक तरह से। कहां कहां ये केटरिंग सर्विस या मेस चलानी है इन्होंने। एक तो विश्व पब्लिक स्कूल जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ एक एंट्री पढ़ी थी हमने नोटिफिकेशन 12 में, एंट्री 66। तो एंट्री 66 का क्लॉज नंबर बी का सब क्लॉज नंबर 2 ये पॉइंट कवर करता है कि अगर आप केटरिंग की सर्विस दे रहे हो किसी हायर सेकेंडरी स्कूल तक को, तो वो केटरिंग की सर्विस एग्जाम्प्ट हो जाती है। हालांकि केटरिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, ये सारी भी एग्जाम्प्ट होती हैं, वो 3 नंबर पॉइंट में है, पर 2 नंबर में एग्जाम्प्ट है। तो ये तो पक्का पक्का एग्जाम्प्ट है। हायर सेकेंडरी स्कूल के अलावा अगर किसी और स्कूल को या किसी कॉलेज को या किसी यूनिवर्सिटी को या किसी आईसीआई जैसे इंस्टीट्यूशन को आप ये सर्विसेज दे रहे हो, जैसे यहाँ नॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी को अप्रूव्ड कॉलेज है, इसको अगर आप सर्विस दे रहे हो ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी, तो ये क्रॉस हो जाएगा। और किसी हॉस्पिटल को अगर आप मेस की फैसिलिटी दे रहे हो तो ये भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा, इसकी भी कोई एग्जाम्पशन नहीं है। हॉस्पिटल वालों की हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम्प्ट होती थी, जो वो हेल्थ केयर सर्विस देते थे, लेकिन जो वो केटरिंग सर्विस ले रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, वो एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों पे मैंने क्रॉस लगा दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है इन्होंने केटरिंग सर्विस किसी लिमिटेड कंपनी को भी दी थी उसकी एजीएम पे, तो कोई फंक्शन या इवेंट वगैरह, मतलब इवेंट वगैरह किया होगा एजीएम का किसी होटल में, तो वहां पे भी केटरिंग सर्विस वगैरह दी गई है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा, हमारी इस कंपनी के द्वारा, कंपनी है डिलाइट ब्रदर्स फर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्विस प्रोवाइड करी गई थी 3 जुलाई को और इनवॉइस अभी तक इशू नहीं करा हमने। देखो 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना होता है सर्विस सेक्टर वाले केस में, 45 डेज अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस वाले हो, पर हम यहाँ 30 डेज लेके चलेंगे। पर यहाँ तो इनवॉइस रेज ही नहीं हुआ, इशू ही नहीं हुआ। पेमेंट रिसीव होगी 25 जुलाई को, लेकिन बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है 28 जुलाई को। तो हमें तो पेमेंट अगर 25 जुलाई को मिल गई है तो 25 जुलाई हमारे लिए डेट ऑफ पेमेंट है। तो टाइम ऑफ सप्लाई निकलता था, डेट ऑफ इनवॉइस तो यहाँ रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इनवॉइस इशू ही नहीं हुआ। तो जिस दिन सर्विस दे दी या जिस दिन पेमेंट मिल गई, विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर यहाँ पे हो गया है जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड करी, यानी कि 3 जुलाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी निकल गया। आगे वो बोल रहे हैं अगले साल की स्टार्टिंग से, यानी कि इंसेप्शन से स्टार्टिंग, हम लोग कहता ये रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद कर रहे हैं। वैसे तो इतने अच्छे अच्छे नए नए ऑर्डर आ रहे थे, पर फिर भी हमें जम नहीं रहा, तो हम ना आगे अब एसी की रिपेयरिंग करा करेंगे। क्या बात है। और हम लोग सिर्फ इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन्स करेंगे, क्योंकि इंट्रास्टेट करोगे तो भाई कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाओगे। और रिपेयरिंग ऑफ एसी ना 10-1 या 10-2 में आप कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते उस केस में, वहां 10-2A में जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्योरली सर्विस सेक्टर आ गया। ठीक है, अब आपको एक एक करके आंसर करना है। पहला आंसर तो हमने बता ही दिया, जो टर्नओवर इन द स्टेट है उसका 5% निकल जाएगा 60,000 और वो 30-30 में बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा सी। बताइए कौन कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट होंगी नए ऑर्डर्स में से। हमने बात की थी कि ये दोनों तो एग्जाम्प्ट होंगी नहीं, तो सिर्फ ओनली 1 एग्जाम्प्ट होगी, तो ओनली 1 का आंसर है सी। ओनली 1 का आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड पे आइएगा। थर्ड में टाइम ऑफ सप्लाई मांगा था, तो टाइम ऑफ सप्लाई हमने बोला था डेट ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, तो सर्विस पहले होगी थी, तो 3 जुलाई इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में पूछ रहा है वो, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम एसी का रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो उसका पहला पार्ट, हम लोग अभी भी 10-1 और 10-2 क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। 10-1 10-2 से तो बाहर आना पड़ेगा आपको। हम 10-1 और 10-2 क्लेम नहीं कर सकते, सही कह रहे हैं, पर सी पॉइंट और बेटर है जिसमें ये लिखा है 10-1 10-2 हम क्लेम नहीं कर सकते, बड़ी अच्छी बात है, पर हम 10-2A क्लेम कर सकते हैं। पर एक बार चेक करो, 10-2A क्लेम करने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो पिछला ईयर था उसमें 50 लाख से ऊपर का आपका एग्रीगेट टर्नओवर नहीं था। तो यहां इन्होंने बताया है कि जो टर्नओवर थी ना रेस्टोरेंट बिजनेस की, वो 48 लाख रुपीस थी। भाई ध्यान रखना, इस 48 लाख पे आप टैक्स मत लगा देना, ये तो पूरे साल की टर्नओवर है। हमें कॉम्पोजिशन में टैक्स जो देना है वो स्टेट टर्नओवर इन द स्टेट पे देना होता है, तो वो पहला पार्ट हम कर चुके हैं, कहीं उसको कंफ्यूज ना कर देना, वो हो चुका है। ये वाली टर्नओवर 48 लाख वाली इस चीज के काम आएगी कि हाँ नेक्स्ट ईयर हम 10-2A में कॉम्पोजिशन लेवी ले सकते हैं। तो अगर आप बी और सी को आपस में लड़वाओगे तो सी ज्यादा बेटर है, और डी तो ये कह रहा है ना 10-1 ना 10-1 10-2 ना 10-2A, तो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि बी से बेटर है सी, तो हम बी पे टिक क्यों लगा के आएंगे, हम सी पे टिक लगा के आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है केस बेस्ड का कि जी जीएसटी का रेट क्या लगेगा एसी वाली सर्विसेज की रिपेयरिंग पे। अगर हम मान के चले मिनिमम रेट हम लगाना चाहते हैं, तो मिनिमम रेट तो भैया कॉम्पोजिशन में ही आएगा, ठीक है। तो मिनिमम रेट यहाँ पे 6% है, क्योंकि 10-2A का जो आपका कॉम्पोजिशन का रेट है, प्रिजम्पटिव का जो रेट है, दैट इज 3% ईच, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, यानी कि 6% इन टोटल। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और इजी लगा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे ना पहले रिक्वायरमेंट पढ़िए क्या मांगी गई है, सबसे लास्ट में जाके पढ़िएगा। एक तो कुछ नोट्स दे रखे हैं कि रेट्स वगैरह ये हैं सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के, सारी फिगर्स मान के चलो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं जहां भी एप्लीकेबल हो। आईटीसी की कंडीशंस पूरी हो गई हैं, पिछले साल में टर्नओवर 2.5 करोड़ से ऊपर है, मतलब 2.5 करोड़ है, वो इसलिए बता रखी है कि कॉम्पोजिशन वगैरह आपके माइंड में ना आए। और क्वेश्चन मांग रहा है मिनिमम जीएसटी बताओ कितना पे करना होगा कैश में। तो इसके लिए ना आपको एक तो आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, एक इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, और दोनों का माइनस करके आपको नेट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें यह भी दिखाना पड़ेगा कि अगर तीनों का आउटपुट टैक्स है, तीनों का इनपुट टैक्स है, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, तो आप किस ऑर्डर में अपने इनपुट टैक्सेस को एडजस्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है पहले आईजीएसटी यूज करना होता है, पहले आईजीएसटी के आउटपुट से यूज होता है, उसके बाद वो सीजीएसटी से भी यूज हो सकता है, एसजीएसटी से भी यूज हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में यूज हो सकता है, ठीक है। तो वो सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। पर ऐसे क्वेश्चंस में पहले मैं कहूंगा सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आउटपुट टैक्स कितना है और इनपुट टैक्स कितना है, एडजस्टमेंट तो सबसे एंड में जाके होगी। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। रजिस्टर्ड सप्लायर है और फेब के महीने की आपको कुछ जानकारी दे रहा है, एक बार चेक करते हैं क्या रिक्वायरमेंट भी फेब के महीने की है। द आंसर इज यस, फेब के महीने का जीएसटी पेबल इन कैश आपको बताना है। पहला पार्ट, हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है गुड्स की 4 लाख की, जिसमें 1 लाख भी शामिल है जो हमने एडवांस रिसीव करा हुआ है, जिसका इनवॉइस हमने 15 फरवरी को रेज करा है। अब आपको ना यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई का भी एक पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। हमने ना टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में ये पढ़ा था कि या तो डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, उस दिन तक आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है विच एवर इज अर्लियर, और एक ना पेमेंट डेट भी देखनी होती है। पर एक नोटिफिकेशन नंबर 66 आ गई थी जिसने ये बोल दिया था कि अगर पेमेंट पहले भी मिल गई फिर भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकलेगा गुड्स के केस में, कोई बात नहीं, आप डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के टाइम पे आप अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लेना। अब यहाँ भले ही एडवांस जनवरी में मिल गया था, पर इसका टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी में नहीं आया होगा, क्योंकि इसका इनवॉइस 15 फरवरी को रेज हुआ है। तो इस पूरे के पूरे 4 लाख का इंक्लूडिंग 1 लाख रुपीज जिसका एडवांस पहले मिल गया था, ये सारे का सारा आप मान के चलेंगे कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई फेब का है। तो ये सारे का सारा आपका आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में जाएगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो ये पहला पॉइंट आउटपुट से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा, हमने कॉम्पोजिशन डीलर से सामान परचेज करा है। देखो कॉम्पोजिशन डीलर वाला तो टैक्स चार्ज ही नहीं करता, तो यहां तो ना कोई आउटपुट टैक्स आएगा ना कोई इनपुट टैक्स आएगा। आगे लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की सर्विस हमने प्रोवाइड करी है, रिपेयरिंग की एक सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की, अदरवाइज देन इज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अब एक ना एग्जाम्पशन थी नोटिफिकेशन नंबर 12 में, एंट्री नंबर 11 थी, आई सपोज हम चेक कर लेंगे अभी। रिपेयरिंग की जो सर्विस है ना, ये एग्जाम्प्ट नहीं होती थी, ओरिजिनल वर्क्स की जो कंस्ट्रक्शन होती थी, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट होती थी सर्विस। तो क्योंकि ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट टैक्स आएगा, और क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है और आप ये सर्विस दे रहे हैं
तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा इस पॉइंट की वजह से भी, पॉइंट 2 की वजह से कुछ नहीं आएगा। पॉइंट 4 इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन थी ना, इसलिए हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा है। पॉइंट नंबर 4, हमने ना क्लब की मेंबरशिप ली हुई है अपने एम्प्लॉइज के लिए जो फैक्ट्री में रन कर रहे हैं, फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं। ये मेंबरशिप क्लब वगैरह जो भी है ना एम्प्लॉइज के ऊपर जो आप ये खर्चा करते हो और इन पे जो आप जीएसटी पे करते हो, इनका आईटीसी ब्लॉक्ड होता है सेक्शन 17(5) में, तो ये तो भूल ही जाओ। उसके बाद हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव करी है जीटीए से और जीएसटी पेबल है 12% पे। जीटीए के पास ना दो ऑप्शन होती थी, या तो 5% वाला जीएसटी रेट या 12% वाला। अगर 5% वाला वो ऑप्ट करता था फिर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता था जीएसटी, अगर वो वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होता था। लेकिन अगर वो 12% जीएसटी चार्ज कर रहा है हमारा जीटीए, फिर तो ये रिवर्स चार्ज वाला केस ही नहीं है, फिर तो वो हमसे चार्ज करेगा और हम इसका ले लेंगे आईटीसी। हम इसका ले लेंगे आईटीसी क्योंकि हमारी सर्विस है, प्रोक्योरमेंट है, इनपुट सर्विस है हमारी, हम इसका आईटीसी लेंगे। और आईटीसी किसका आएगा, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी का आईटीसी आएगा, आईजीएसटी का आईटीसी आएगा। उसके बाद हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं स्टेट के बाहर, इंटरस्टेट। किस चीज की सर्विस, ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स। भाई ये सर्विसेज ना अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह दे रही होती सेक्शन 12AA वाली इनकम टैक्स एक्ट की, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाती। पर हम लोग तो कौन है भाई, हम कोई चैरिटेबल थोड़ी ना है, हम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो हम अगर ये सर्विसेज देंगे हमें तो टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, तो क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं तो हम टैक्स चार्ज करेंगे आउटपुट आईजीएसटी का, ठीक है, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज दी गई हैं स्टेट के बाहर एबीसी हायर सेकेंडरी स्कूल को। हायर सेकेंडरी स्कूल आपको बताया मैंने, केटरिंग, केटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ये सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउसकीपिंग, ये एग्जाम्प्ट होती हैं। पर यहाँ पे ना अगर हायर स्कूल को दी जाए तो वो एग्जाम्प्ट होती है, तो हायर स्कूल ही है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। बट यहाँ जो सर्विसेज दी गई है ना सिक्योरिटी की, हाईलाइट करना पड़ेगा आपको, वो स्कूल कैंपस के बाहर दी गई हैं। जब आप नोटिफिकेशन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहां अगर इनसाइड द कैंपस दी जाती तो ये एग्जाम्प्ट हो जाती। पर क्योंकि ये एग्जाम्प्ट नहीं है तो हमें इस पर भी टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, और क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो आउटपुट आईजीएसटी आएगा इस पे। और लास्ट में हमें इनपुट रिसीव हुए हैं 4 लॉट्स में, जिनमें से 2 लॉट्स अभी, सेकंड लॉट अभी रिसीव हुआ है। तो आपको बताया था कि जब तक सारे लॉट्स नहीं आएंगे तब तक आप आईटीसी बुक नहीं कर सकते, तो इसका कोई आईटीसी आप ले नहीं पाएंगे, इसका कोई आईटीसी आप ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो मेरे पास आउटपुट टैक्सेस की भरमार है, पर आईटीसी तो सिर्फ अभी तक मेरे पास एक ही आया है, क्योंकि एक ब्लॉक हो गया और एक के अभी लॉट्स पूरे नहीं आए। और आगे लिखा हुआ है कि कुछ ओपनिंग पीरियड में भी हमारे कुछ आईटीसी पड़े हुए थे, यानी ओपनिंग बैलेंसेस हैं। तो एसजीएसटी का तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है हमारे पास, सीजीएसटी और आईजीएसटी का पड़ा है, ठीक है। तो हम ना पहले काम करते हैं, हम ना पहले आउटपुट टैक्सेस की स्टेटमेंट को चेक करते हैं। हम लोग 4 लाख का 9% देखते हैं, 4 लाख का 9% सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। तो ये आउटपुट टैक्स, पहले ये आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है, तो आप कॉलम देख लो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी टोटल, इस तरह से आप भी बना सकते हैं फॉर्मेट। दूसरे में क्योंकि रिपेयरिंग वाला पॉइंट था, मैंने कहा था एग्जाम्प्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसका भी टैक्स आएगा 9%, यानी कि 9,000। उसके बाद जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपने दी थी, है ना, तो नोट्स भी लिखे हुए हैं साथ में, मैंने नोट नंबर 2 में लिख दिया। जो ये रिपेयरिंग वाला पॉइंट है ये एंट्री 11 में है, नोटिफिकेशन नंबर 11 का, नोटिफिकेशन नंबर 12 का, जिसमें मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन ओरिजिनल वर्क्स वाला सिर्फ एग्जाम होता है, रिपेयरिंग वाला एग्जाम नहीं होता। जो ये स्पोर्ट्स वाली आई थी कि चैरिटेबल एंटिटी अगर स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल एक्टिविटी दे रही होगी वो एग्जाम्प्ट है, ये लिखा हुआ है एंट्री 80 में, नोटिफिकेशन नंबर 12 की। और जो मैं बता रहा था कि इनसाइड द कैंपस अगर सिक्योरिटी सर्विस होती तो एग्जाम्प्ट होती, वो लिखा हुआ है एंट्री 66 क्लॉज बी सब क्लॉज नंबर 3। तो ये मैंने आपके रेफरेंस दे दिए ताकि आप फटाफट से वहां ढूंढ के आप इसकी रीडिंग कर सको, ठीक है। तो रिक्रिएशनल वाली में क्योंकि इंटरस्टेट था तो हमने लिखा था रिक्रिएशनल वाली में कि हम लोग आईजीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट आईजीएसटी भी आ गया 10,000 का 18%, वो आ गया जी 1800, ठीक है। और एक जो हमने ये सिक्योरिटी सर्विस दी है ये भी आ गया जी। तो कुल मिला के ये जीएसटी पेबल आ गया, ये जीएसटी पेबल आ गया। लेकिन अभी तो हमें इनपुट टैक्सेस भी चाहिए। इनपुट टैक्स का इन्होंने यही कैलकुलेशन दिखाया है अगले पेज पे, पहले नोट्स लिख दिए, तो ओपनिंग आईटीसी लिख दिए दोनों,
और बहुत सारे तो हमें ले नहीं, कुछ ब्लॉक हो गए, कुछ कॉम्पोजिशन वाले से तो वैसे ही नहीं मिलता। ठीक है, जीटीए वाला मैंने आपको बता दिया, इसका मिल जाएगा हमें, आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई है। और एक जो इनपुट्स 4 लॉट में मिल रहा है इसका भी कुछ नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये वाले इनपुट टैक्सेस आ गए। तो कहानी अब कुछ ये है कि हमारे पास ये आउटपुट टैक्सेस हैं जो हमने स्टेटमेंट 1 से निकाले हैं, और ऊपर लिखे इनपुट टैक्सेस हैं। देखो सबसे पहले तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको आईजीएसटी के क्रेडिट को आईजीएसटी के लिए ही यूज करना है। तो आप देखिए इन्होंने 1 नंबर पॉइंट लिख के लिख दिया कि आईजीएसटी से यूज कर लो आईजीएसटी का क्रेडिट। अब उसके बाद अगर आप देखो मेरे पास सीजी और एसजी दोनों के आउटपुट टैक्सेस हैं, बट इनपुट टैक्सेस का जब मैं स्टेटमेंट देखता हूं तो एसजी एसटी का मेरे पास कोई भी इनपुट टैक्स नहीं है, कोई भी एसजी एसटी का इनपुट टैक्स नहीं है। तो बेहतर रहेगा कि जो एसजी एसटी का इनपुट टैक्स क्योंकि नहीं है तो मुझे कैश में पे करना पड़ेगा, तो और सीजीएसटी का इनपुट टैक्स है, तो इसलिए पहले मैं आईजीएसटी का जो बचा हुआ क्रेडिट है वो पहले मैं एसजीएसटी से यूज करूंगा। उसके बाद भी अगर कुछ पे करने वाला होगा फिर मैं आईजीएसटी के क्रेडिट को सीजीएसटी से यूज कर लूंगा, क्योंकि सबसे पहले आपको आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करना पड़ेगा। लेकिन बेहतर है कि आप आईजीएसटी के क्रेडिट को पहले एसजीएसटी से खत्म करें फिर सीजीएसटी से खत्म करें, क्योंकि अगर आपने सीजीएसटी से उसको खत्म कर दिया फिर एसजीएसटी आपको कैश में पे करना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये काफी क्वेश्चन ऐसे थे जब हमने क्लास में भी करे थे। आई होप आप ये चीजों का ध्यान देंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, रिमझिम सेल्स एक सप्लायर है रजिस्टर्ड, उसको 100 इनवॉइस मिले इनवर्ड सप्लाई के, जिनमें 10 लाख का जीएसटी का आईटीसी छुपा हुआ है, मतलब 10 लाख का जीएसटी हमसे चार्ज किया हुआ है सप्लायर्स ने जनवरी के महीने में। 100 इनवॉइसेस में से 80 इनवॉइसेस जिसमें जीएसटी है 6 लाख का, वो तो सप्लायर्स ने अपने जीएसटीआर 1 में फर्निश कर दिए और हमारे को कम्युनिकेट भी हो गया 2B में, बस बात खत्म। हमें तो सिर्फ इसी का आईटीसी मिलेगा ना जो हमारे 2B में कम्युनिकेट हो गया। जो सप्लायर्स ने 1 में चढ़ाया नहीं, हमारे 2B में कम्युनिकेट नहीं हुआ, उसका आईटीसी थोड़ा ना मिलेगा आपको। पहले 1 साल पहले तक हमें 5% तक का आईटीसी मिल जाता था जो कम्युनिकेट नहीं भी होता था, बट अब चेंज आ गया था, अमेंडमेंट आ गया था। आपके पेपर के लिए तो यही एप्लीकेबल है कि जितना कम्युनिकेट हुआ 2B में सिर्फ उसका आईटीसी मिलेगा, बाकी किसी चीज का आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका देखो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि ऐसा है जी, 20 इनवॉइस जो फर्निश नहीं हुए इनका आईटीसी आप नहीं ले सकते हो, बाकी का ले सकते हो, तो 6 लाख का आईटीसी आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये इन्होंने लिख दिया कि जिनका कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो आपको आईटीसी उसका अवेलेबल नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकेंड, ये इनकम टैक्स का आरटीपी भी हम, इसका आरटीपी इनकम टैक्स का भी हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी आप लगा सकते हैं, उसकी भी वीडियो हमने बना दी थी। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है जी, आपको एग्जामिन करना है कि क्या सप्लायर ऑफ गुड्स रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल है इन द इंडिपेंडेंट केसेस। तो पहले तो रुद्रा बिल्डर्स है दिल्ली का, वो एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है इंट्रा स्टेट सप्लाई करने बिल्डिंग ब्रिक्स का। ये ना अमेंडमेंट थी कि फ्लाइंग ऐश, बिल्डिंग ब्रिक्स, टाइल्स, इन सब में 40 लाख वाला लिमिट नहीं लगेगा गुड्स के केस में। देखो आप जानते हो, एक तो मनी मिजो नागात्री, ठीक है, मैं आपको उसके आंसर में दिखाता हूँ। मनी मिजो नागात्री, इसे मैं शॉर्ट में बोलता हूँ मनी मिजो नागात्री, इनमें तो लिमिट लगता है 10 लाख का, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, ये जो स्टेट्स है ना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड, इसका मैंने शॉर्ट रखा हुआ स्टाम्पू। स्टाम्पू, सिक्किम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी और उत्तराखंड, तो इनमें जो लिमिट लगता है वो लगता है 20 लाख का गुड्स के केस में भी। ठीक है, स्टाम्पू 20 लाख और मनी मिजो नागात्री 10 लाख। बाकी रह गया पूरा इंडिया। अच्छा, उस पूरे इंडिया में 3 स्टेट्स में और बताता हूँ, झा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और असम, ये तीनों भी स्पेशल कैटेगरी के उसमें चले जाते हैं, पर ये किसी में नहीं कवर हो रहे, ना मनी मिजो में कवर हो रहे हैं, ना स्टाम्पू में कवर होते हैं। तो झा और बाकी सारा दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु, जितने भी और स्टेट्स हैं, सब में लगेगा 40 लाख का लिमिट अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लाई करते हो इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर। बट इसमें इन्होंने अमेंडमेंट करी है इस साल, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप फ्लाइंग ऐश, बिल्डिंग ब्रिक्स या टाइल्स का काम कर रहे हैं तो वहां 40 लाख की जगह आप पे लिमिट लगेगी 20 लाख। तो ये क्वेश्चन ने अमेंडमेंट टेस्ट करी हुई है, क्योंकि टर्नओवर जान के उन्होंने 23 लाख दी है ताकि बच्चा 40 लाख वाला लिमिट लगा के गलत कर दे। क्योंकि दिल्ली में तो भैया ना स्टाम्पू में आया ना ही मनी मिजो नागात्री में आया, बच्चा 40 लाख का लिमिट लगा देता है। बट आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, यहाँ सब पे 40 लाख का लिमिट नहीं लगता, यहाँ 20 लाख का लिमिट लगता है। और बिल्डिंग मटेरियल वगैरह भी इसी में आ गया, बिल्डिंग ब्रिक्स वगैरह।
सेकंड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का हीरा है जो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फुटवेयर कर रहा है। हीरा हिमाचल का है ना, हिमाचल मतलब झाजी, जो जम्मू हिमाचल असम और बाकी सारा इंडिया, अदर देन मनी मिजो और नागातरी, तो वहां सब पे लिमिट लगता है 40 लाख का। अगर गुड्स में आप डील कर रहे हो तो फुटवेयर गुड्स में ही आ गया, और इनकी टर्नओवर जो है 32 लाख की है। इनका एक और शोरूम है नागालैंड में, मनी मिजो नागातरी, नागालैंड वाले की टर्नओवर है 11 लाख। अब ध्यान देना, अगर आपकी एक भी ब्रांच, एक भी यूनिट अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है और वहां से अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो जो कि यहां कर रहे हो, तो आप पे पूरे इंडिया में 10 लाख का लिमिट लग जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे नागालैंड से कोई ऐसी सप्लाई करी जा रही होती जो टैक्सेबल सप्लाई ना होती, फिर आपके ऊपर 10 लाख का लिमिट ना लगता, फिर बात अलग होती। पर अगर यहाँ से टैक्सेबल सप्लाई कर दी गई है तो फिर आपका ये हिमाचल वाला यूनिट भी आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख का लिमिट फिर चेक होगा आपके ऊपर। तो आइए मैं एक बार आंसर पढ़ देता हूँ। ये स्टाम्पू और मनी मिजो तो मैंने आपको बता ही दिया, 40 लाख एक्सेप्ट किन पे नहीं लगेगा, रेस्ट ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट जो ये सब चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसी में मैं आपको बोल रहा हूं कि बिल्डिंग ब्रिक्स भी अमेंड करके आ गया। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पहले में बोल दिया आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि 40 लाख का लिमिट आप पे नहीं लगेगा, 20 लाख का लगेगा। और दूसरे में हमने बोला इनहांस लिमिट का आपको फायदा मिलेगा, पर क्योंकि आप लोग नागालैंड से भी काम कर रहे हैं तो आपकी लिमिट रिड्यूस हो जाएगी 10 लाख। वहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप पे 10 लाख का लिमिट लग जाएगा, इसलिए आपको दोनों में ही अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, हिमाचल में भी और नागालैंड में भी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फैशन क्यून लिमिटेड रजिस्टर्ड है जीएसटी में और बेबी प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और टर्नओवर है 40 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टैक्स कंसल्टेंट बोल रहा है कि आप ई इनवॉइसेस मैंडेटरली इशू करो। भाई इनमें तो चेंजेस ही बड़ी आई हैं इनवॉइस के अंदर, पहले 500 करोड़ का लिमिट था, फिर 50 करोड़ भी किया, और अब 20 करोड़ का भी लिमिट है। तो आपको 20 करोड़ का लिमिट टेस्ट करना है, यहाँ तो 40 करोड़ है, तो 20 करोड़ से ऊपर अगर एग्रीगेट टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स, किसी भी ईयर में अगर आप 20 करोड़ से ऊपर चले गए तो आपके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी हो जाता है। पर आगे लिखा है however fashion Q limited is of the view since aggregate turnover is less than the threshold for invoicing it is not required। आपको कमेंट करना है। देखो सिर्फ कुछ लोग थे जिनको ई इनवॉइसिंग से मना किया होता, जैसे SEZ वगैरह वाले थे, या आपके ये सरकारी महकमे वगैरह थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह, नॉर्मली सबको ई इनवॉइसिंग के अंदर ज्यादातर कवर किया है, तो ये तो भैया कवर होगा। आइए आंसर पढ़ते हैं। 1/4/22 से जो लिमिट है वो 20 करोड़ कर दी है, पहले ये 50 करोड़ होती थी, ठीक है। अब ये 20 करोड़ का लिमिट आपको चेक करना है पेपर के लिए। तो 20 करोड़ से अगर ऊपर गए आप तो आपको भैया ई इनवॉइस मैंडेटरली इशू करने पड़ेंगे, जो कि इस केस में करने पड़ेंगे। और दूसरा पार्ट भी इसी चीज पे है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये तो सरकारी महकमा हो गया ना, रजिस्टर्ड है जीएसटी में और टर्नओवर 52 करोड़ की अच्छी खासी है। आपको ये बताना है क्या इन्होंने इनवॉइस इशू करने हैं, तो आंसर इज नो, क्योंकि इनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। SEZ के यूनिट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, GTA, इसके अलावा ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वाले, ये आगे हमारे क्वेश्चन के अंदर जो यूज हो रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT जो भी है ये, तो इसके ऊपर आप लोग ई इनवॉइसिंग को मैंडेटरी नहीं करेंगे। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन है जी, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए उन लोगों को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ऐसा कुछ नहीं है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये अमेंडमेंट पे क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। रूल 10B पे इसका आंसर है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जामिन करनी है आपने करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। बिल्कुल गलत है जी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आधार ऑथेंटिकेशन नए वालों को भी करवाना है जो नया रजिस्टर करवाएगा, और एग्जिस्टिंग वालों को भी करवाना है। और एग्जिस्टिंग वालों का आंसर यहाँ पे मेनली पूछा गया है कि आप लोगों को अपना आधार नंबर का प्रूफ वगैरह देना है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, या आधार ऑथेंटिकेशन करवानी है, जो भी है, रूल 10B का आंसर यहाँ पे चलेगा। और कैसे करना है देखिएगा जरा, जिसको आरसी ऑलरेडी इशू हो चुकी है आप भी अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करवाएं। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटर करवाए, पार्टनर करवाए, फर्म के केस में कर्ता करवाए, HUF के अंदर MD या होल टाइम डायरेक्टर करवाए कंपनी के अंदर, अगर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या सोसाइटी हो तो मेंबर करवाए उनका मैनेजिंग कमेटी का, और अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है तो ट्रस्टी कराए ट्रस्ट के केस में, ट्रस्ट के केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का ट्रस्टी करवाए, ठीक है। और साथ में ऑथराइज सिग्नेटरी का भी करवाए, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। यानी इनका तो करवाना ही करवाना है, जो भी आपका केस है, जो भी आप फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, साथ में ऑथराइज सिग्नेटरी का भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है। और खासकर इन 3 चीजों के लिए तो आपको करवाना है। क्या क्या, अगर आपको रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना है, यानी अगर कैंसिलेशन होगी आपकी पर आप उसे रिवोक करवाना चाहते हैं,
तो उसके लिए पहले अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपको रिफंड अप्लाई करना है या अगर आपको रिफंड अप्लाई करना है आईजीएसटी का, जो आपने सामान एक्सपोर्ट करा है और उस पर जो आपने आईजीएसटी पे करा है उसका अगर आपको रिफंड लेना है तो उसके लिए भी आपको पहले आधार ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप एग्जिस्टिंग पर्सन हो लेकिन आपको आधार नहीं अभी असाइन हुआ तो आपको ऑल्टरनेटिव तरीका बताएंगे ऑथेंटिकेशन का, और वो भी रूल 10B के अंदर ही बता रखा है कि अगर आपको असाइन नहीं हुआ तो आप क्या करें, नीचे लिखे कागज आप जमा करवाएं। एक तो अपना इनरोलमेंट आईडी आधार का, मतलब आपने आधार के लिए जब अप्लाई कर दिया तब आपको ये इनरोलमेंट आईडी मिलता है, एक तो ये जमा करवाएं। साथ में आप अपनी बैंक की पासबुक अपनी फोटो के साथ या फिर आप अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर अपना पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, यानी इनमें से कोई भी एक आप साथ में दें इनरोलमेंट आईडी के साथ। और ये चीजें देने के बाद जैसे ही आधार नंबर आपको अलॉट हो जाता है, क्योंकि आपने अप्लाई तो कर दिया है, ठीक है, तभी आपको एनरोलमेंट आईडी मिली है आधार की, तो उसके बाद फिर आपको ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार भी करवाना है 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है। और ये जो रूल सारा हम पढ़ रहे हैं 10B, ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा जिन्हें वैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जम्पशन मिली हुई है, क्योंकि जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन करवानी नहीं, फिर चाहे वो न्यूली रजिस्टर्ड हो चाहे वो पुराने हो, उनके ऊपर ये सारी रूल्स की प्रोविजन नहीं लगेंगी जो रूल नंबर 10B आपने पढ़ा है। तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए, रूल 10B। तो आरटीपी में हमेशा ही ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ जो अमेंडमेंट्स आई होती हैं, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आई होती हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पड़े होते हैं। तो प्लीज आप अच्छे से आरटीपी को तैयार कीजिए। इनकम टैक्स का भी आरटीपी लेक्चर अगर आप लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, प्लीज उसको भी व्यू कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।